अच्छा, तो गाइडलाइन में पर्पस एंड स्कोप से जो स्टार्ट होता है ना, उसमें ये फर्क होता है कि आप लोगों को सक्सेस रेट, रिस्क फैक्टर, या किसी का पैथोजेनेसिस, या किसी की जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या कोई भी ऐसी चीज होगी वो डिटेल में आप लोगों को यही बताएंगे। जैसे एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं ना कि इसका सक्सेस रेट कितना है, ठीक है, फर्स्ट लाइन और ये वो। तो ये सारी चीजें फिर आपको इधर से निकालनी होती हैं, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, अब देखिए, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैं एग्जीक्यूटिव समरी के हिसाब से ये बताती जा रही हूँ, आप लोगों के कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। पहली बात के एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, इसकी जो एमसीक्यूज आते हैं वो आते हैं एक तो टाइप के अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट, और अगर फर्टिलिटी विशेष हो तो क्या करेंगे, और इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। और चौथा कि हम, अगर हम जो है हिस्टेक्टमी कर रहे हैं तो ओवरीज निकालनी है या नहीं निकालनी। आप लोग ये पहले क्वेश्चन जहन में रखें कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है। फर्स्ट, के एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया अकॉर्डिंग टू द टाइप उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। सेकंड, रिस्क फैक्टर्स भी आ सकते हैं, आते हैं। तीसरा, इनकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप्स, और फिर उनके सक्सेस रेट, और फिर इनकी इन्वेस्टिगेशंस भी आती है कि आप इन्वेस्टिगेट क्या करवाओगे, और फिर अगर हिस्टेक्टमी है तो उसके साथ ओफ्रेक्टमी करनी है या नहीं करनी है, और अगर फर्टिलिटी विशेज है तो हमें आगे क्या करना है, ठीक है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के, हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया और एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो खतरनाक एटिपिकल हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है, जो कि कैंसर में तब्दील होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। Diagnosis of endometrial hyperplasia requires histological examination of the endometrial tissue. Endometrial surveillance should include endometrial sampling by outpatient endometrial biopsy. अब देखें, हमें पहले एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का पता कैसे चलेगा। पहले हम करवाएंगे टीवीएस, ठीक है, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। क्यों करवाएंगे? क्योंकि अगर पेशेंट को बार बार कंप्लेन हो रही है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलर ब्लीडिंग है या कुछ भी, तो हम टीवीएस करवाते हैं, ठीक है। तो टीवीएस में जैसे पीसीओ हो, पीसीओ भी आगे चल के एनोव्यूलेशन की वजह से पीसीओ आगे जाके एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में कन्वर्ट होता है, और वो फिर कैंसर में भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है। बीएमआई अगर इंक्रीज हो तो भी जो है उसको इरेगुलर ब्लीडिंग और ये होता है, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के ज्यादा चांसेस होते हैं। ईस्ट्रोजन हम बाहर से ज्यादा दे रहे हैं, या ईस्ट्रोजन और सीक्रेटिंग ट्यूमर्स हो, तो जहां पर ईस्ट्रोजन ज्यादा होगी वहां पर हाइपरप्लेजिया होगा, ठीक है। तो फिर हम पहले टीवीएस करवाएंगे, टीवीएस पे देखेंगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है या नहीं है, उसकी थिकनेस देखते हैं, ठीक है। टीवीएस पर उसकी थिकनेस देखते हैं, हिस्टेरोस्कोपी की बाद में बात करते हैं। फिर क्योंकि फर्स्ट लाइन हमारी टीवीएस, कभी भी हमारे पास पेशेंट आती है रेगुलर ब्लीडिंग के साथ या कुछ भी, अगर हमें निकालना होता है कि इसको हम देखें कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है या नहीं है, तो डायरेक्ट हम किसी की भी हिस्टेरोस्कोपी नहीं करते, हम डायरेक्ट करते हैं एंडोमेट्रियल जो है टीवीएस करते हैं, ठीक है। फिर अगर उस पे अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आता है तो उसकी थिकनेस देखते हैं कितनी है, ठीक है। फिर उसके होते हैं कि 4 mm है या 4 mm से ज्यादा है। अब वो भी डिपेंड करता है कि वो पेशेंट प्री मिनोपाजल है या पोस्ट मिनोपाजल है। अगर पोस्ट मिनोपाजल है तो कितना होना चाहिए, और प्री मिनोपाजल है तो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक, अच्छा, इसमें है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की डायग्नोसिस हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन बाय एंडोमेट्रियल टिश्यू, ठीक है। एंडोमेट्रियल टिश्यू लेते हैं और उस पे हम करते हैं कि जो है हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपीआई या हाइपरप्लेजिया एटीपीआई, क्योंकि वहां पर टीवीएस में हमें सिर्फ थिकनेस मालूम होती है, लेकिन हाइपरप्लेजिया टीपीआई या एटीपीआई वो हमें हिस्टोलॉजी बताएगी जब हम बायोप्सी करेंगे, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक स्टेरोस्कोपी शुड बी कंसीडर टू फैसिलिटेट ऑब्टेन एन एंडोमेट्रियल सैंपल, स्पेशली वेयर आउटपेशेंट सैंपलिंग फेल्स आर इज नॉन डायग्नोस्टिक। हम डायग्नोस्टिक स्टेरोस्कोपी की तरफ तब जाते हैं जब हमें ओपीडी बेसिस पर हम अगर कोई मतलब दूसरी चीजें हमारी इन मतलब डायग्नोसिस नहीं बन रही उस पे, तो हम जाते हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में हैव अ रोल इन डायग्नोस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इन प्री एंड पोस्ट मेनोपाजल वुमेन, ठीक है।
अब ये याद रखना है कि अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, तो डायग्नोस्टिक स्टेरोस्कोपी है। अगर स्टार्टिंग में जो करवाते हैं वो ट्रांस वजाइनल है। आप लोग वर्डिंग चूज किया करो कि मतलब देखा करो एमसीक्यूज में कि वो पूछ क्या रहे हैं। अगर वो पूछ रहे हैं कि हम जर्नल है पेशेंट इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ आ रही है और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाएंगे, तो वहां पर ऑप्शंस होते हैं। तो उधर हम करवाते हैं ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अगर वहां पर पूछा जाता है कि व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड, तो डायग्नोस्टिक स्टेरोस्कोपी, ठीक है। डायरेक्ट विजुअलाइजेशन एंड बायोप्सी ऑफ द यूट्राइन कैविटी यूजिंग स्टेरोस्कोपी शुड बी अंडरटेकन वेयर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हैज बीन डायग्नोस्ड विद इन अ पोलिप और अदर डिस्क्रीट फोकल लीजन। डायग्नोस्टिक स्टेरोस्कोपी का एक और फायदा ये हो जाता है कि हमें डायरेक्ट विजुअलाइजेशन भी होती है, और अगर वहां पर पोलिप है तो वो भी हमें नजर आ जाएगा। जो है पोलिप या कोई फोकल लीजन हो तो वो हमें आसानी से मिल जाएगा, और हम सैंपलिंग भी अच्छे तरीके से देखकर सैंपलिंग कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस इवेलुएटिंग सीटी और एमआरआई का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हाउ शुड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटोपिया बी मैनेज? अब देखें, वुमेन शुड बी इन्फॉर्म, ये अब के मैनेजमेंट पर आते हैं ये, क्योंकि एग्जीक्यूटिव समरी है इसलिए बाकी बातें मैं आपको समझाती जा रही हूँ, ठीक है। तभी मैं समरी पढ़ रही हूँ। Women should be informed that the risk of endometrial hyperplasia without ATPR progressing to endometrial cancer is less than 5% over 20 years, and that the majority of cases of endometrial hyperplasia without ATPR will regress spontaneously during follow-up. अब ये है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हमने टीवीएस करवाया, थिकनेस ज्यादा आई, हमने बायोप्सी करवाई, उस पे आ गया एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया। अब वो हाइपरप्लेजिया कैंसर में विदाउट एटीपिया का कैंसर में चांसेस कितने हैं? लेस देन 5% ओवर 20 ईयर्स। 20 सालों में सिर्फ लेस देन 5% है, और ये रिग्रेस हो जाता है स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग फॉलो अप, ठीक है। रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर जैसे ओबेसिटी या एचआरटी, वो अब अगर जो है खत्म कर देंगे तो उसका जो है वो रिवर्सिबल कॉजेज है, ठीक है। अगर उसको वेट रिडक्शन का बोलेंगे, कंजर्वेटिव पर रखेंगे, उसको वेट रिडक्शन का बोलेंगे, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी अगर ले रही है वो बंद कर देंगे, तो वो खुद ही वो ठीक हो जाएगा। ऑब्जर्वेशनल अलोन विद फॉलो अप एंडोमेट्रियल बायोप्सी टू इंश्योर डिजीज रिग्रेशन कैन बी कंसिडर्ड। अब ऑब्जर्वेशन अलोन with the follow-up of endometrial biopsy to ensure disease regression can be considered। अब अगर हम उसको ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसके जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑप्शंस होते हैं ना, या तो हम उसको ऑब्जर्वेशन पे छोड़ दें, ठीक है, छोड़ दें और उसके रिस्क फैक्टर दूर करें, वो खुद ही कम हो जाएगी हाइपरप्लेजिया, वो हो जाता है ऑब्जर्वेशनल कंजर्वेटिव। फिर है उसको ट्रीटमेंट दें, ठीक है, फिर है सर्जिकल, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन वाला भी हम बायोप्सी कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम उसको ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, सिर्फ उसके रिस्क फैक्टर, रिवर्सिबल जो रिस्क फैक्टर है उसको हम कम करते हैं, तो हमारी रिग्रेस होती है, और वो भी हम बायोप्सी करके ही देखते जाएंगे। प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड इन वुमेन हु फेल्स टू रिग्रेस फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अलोन। प्रोजेस्टेरॉन हम तब कंसीडर करेंगे जब अगर ऑब्जर्वेशन से हमारा काम नहीं बन रहा, या पेशेंट सिम्टोमेटिक वुमेन विथ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, दोनों सूरतों में हम प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट उसको देंगे। फर्स्ट लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया भी बोथ कंटिन्यूअस ओरल और लोकल इंट्रायूट्राइन। अच्छा, एक और चीज पूछी जाती है कि हम ट्रीटमेंट जो उसको दे रहे हैं, ओरल प्रोजेस्टेरॉन या लेवोनोजेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, ठीक है, मरीना जैसे, जिसको मरीना या ओरल प्रोजेस्टेरॉन। अब ओरल प्रोजेस्टेरॉन साइक्लिकल देते हैं या कंटिन्यूअस देते हैं? तो याद रखें, कभी भी साइक्लिकल नहीं देते, हम इसमें देते हैं कंटिन्यूअस। मीन्स उसको गैप नहीं देते कि बीच में हम 2 दिन छोड़ दें, जैसे हम सीओसीपी देते हैं कि भाई 21 दिन खाना, 10 दिन छोड़ देना, तो इसमें हम कंटिन्यूअस देते हैं। कंटिन्यूअस और लोकल लेवोनोजेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन मरीना तो हम डाल देते हैं, वो तो कंटिन्यूअस पड़ा रहेगा ना, तो इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। should be marina मतलब levonorgestrel intrauterine system should be the first line medical treatment, because compared with the oral progesterone it is a higher disease of regression rate and more favorable bleeding profile। इसका bleeding profile, क्योंकि ये 6 महीने के बाद खुद ही एमेनोरिया डेवलप कर देता है, तो इसका bleeding profile भी फेवरेबल है, और फ्यूअर एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि सिस्टमिक नहीं है ना, लोकली हम उसको रख देते हैं, तो साइड इफेक्ट्स भी उसके कम है,
डिजीज रिग्रेशन भी हाई रिग्रेशन रेट है इसका, और इसका 100% तक रिग्रेशन रेट होता है, ठीक है। जो प्रोजेस्टोजिन्स होते हैं ना, उसका 80 वो नीचे पड़ेंगे 85-87 तक के। और जो लेवेनोजेस्ट्रल इंट्रायूटेरल सिस्टम है, इसका तो 84 से 100% तक है, तो ये ज्यादा है। कंटिन्यूअस प्रोजेस्ट्रोजिन शुड बी यूज। अब इसका डोज याद करें, मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन 10 to 20 मिलीग्राम पर डे, या नॉरहेथिस्टिरोन, ये दोनों प्रोजेस्ट्रॉन है, मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन और नॉरहेथिस्टिरोन 10 to 15। अब इनके डोज याद करें, मेट्रोक्सी का 10 to 20 मिलीग्राम पर डे है, और नॉरहेथिस्टिरोन का 10 to 15 है, ठीक है। ये उनमें हम देंगे जो मरीना रखना नहीं चाहेंगे, जो लेवेनोजेस्ट्रल इंट्रायूटेरल सिस्टम नहीं रखना चाहेंगे, ठीक है। साइक्लिकल प्रोजेस्ट्रोजन शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज दे आर लेस इफेक्टिव, ठीक है, ये बात बता दी मैंने। फिर वुमेन शुड बी ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो अप ऑफ हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया भी। अब ट्रीटमेंट ऑफ ओरल प्रोजेस्ट्रोजन शुड बी मिनिमम ऑफ 6 months इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिस्टोलॉजिकल रिग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया। अब मिनिमम 6 month तक हम उसको देंगे, उसकी फिर बायोप्सी करके देखेंगे कि रिग्रेशन हुई या नहीं हुई, ठीक है। इफ एडवर्स इफेक्ट्स आर टॉलरेबल एंड फर्टिलिटी इज नॉट डिजायर्ड, वुमेन शुड बी इनकरेज टू रिटेन द लेवेनोजेस्ट्रल। अच्छा, अगर उसको फर्टिलिटी की डिजायर नहीं है और जो है साइड इफेक्ट्स भी उसके टॉलरेबल हैं, तो हम उसको मरीना 5 साल तक भी रख सकते हैं, ठीक है। बीच में हाँ, अगर बीच में अगर ये अक्सर टॉक्स में पूछा जाता है कि अगर मरीना पड़ा हुआ है तो फिर हम एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करेंगे, तो अगर हम जो है विदाउट एटीपीआई तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर विथ एटीपीआई है तो हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी हमें लेनी होती है, ठीक है। So, endometrial surveillance incorporating outpatient endometrial biopsy is recommended after diagnosing of hyperplasia without atypia. Endometrial surveillance should be arranged in 6 monthly interval, although review schedule should be individualized and responsive to change in women clinical condition. At least 2 consecutive 6 monthly negative biopsy should be obtained prior to discharge. अच्छा, ठीक है। अब देखें, पहली बात, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया के ट्रीटमेंट ऑप्शन 3 होते हैं। तीन मतलब दो दो होते हैं, 3 भी होते हैं। अगर पेशेंट को फर्टिलिटी विशेष नहीं है, ठीक है, पहले फर्टिलिटी विशेष नहीं है उसकी बात कर रही हूँ, हम लेवेनोजेस्ट्रल इंट्रायूटेराइन सिस्टम हम 5 years के लिए दे देंगे उसको, वो फर्स्ट लाइन है। अगर वो डिक्लाइन करती है, वो नहीं करती, वो कहती है मुझे नहीं रखना लेवेनोजेस्ट्रल आईयूसी, मतलब ये नहीं मरीना रखना, तो हम उसको ओरल देते हैं, ठीक है। वो लेस इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू मरीना, लेकिन फिर भी हम देते हैं, उसका भी सक्सेस रेट अच्छा है, ठीक है। फिर उसका डोज याद करना है कि नॉरहेथिस्टिरोन है और मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन है। फिर हम क्या करते हैं, 6 monthly इंटरवल के बायोप्सीज करते हैं। अगर 2 बायोप्सीज नेगेटिव आ जाती हैं तो फिर हम उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब डिस्चार्ज है, उसको कर लिया, डिस्चार्ज का मकसद है उसको छोड़ देते हैं हम कि भाई अब तुम घर जाओ। लेकिन अगर वही पेशेंट जो जिसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका बीएमआई 35 है, ठीक है, या ओरल प्रोजेस्टेरोन उसको दिए थे, ठीक है, उसका रिग्रेशन 2 चीजों पर, मतलब उसको 2 फैक्टर से, एक तो हम ओरल प्रोजेस्ट्रोजिन पे वो रिग्रेस हुआ है, दूसरा उसका बीएमआई 35 है, तो उसको हम डिस्चार्ज हमेशा के लिए नहीं करेंगे। और उसकी 2 बायोप्सीज नेगेटिव आ गई तो हम उसका एनुअल फॉलोअप रखेंगे उसको, मतलब हर साल उसको बुलाकर बायोप्सी जरूर लेंगे उसकी, ठीक है। यहां तक बातें समझ आ गई? मुझे चैट पर लिखते जाएं, यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर हुई है? जल्दी से चैट पर लिखें ताकि डियर, चैट पर लिखें कि आपको बात समझ आ गई। चलें, वेन जो है सर्जिकल मैनेजमेंट, अब ये है कि इसमें जो विदाउट एटीपीआई है उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे। हिस्टेक्टमी शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया बिकॉज जो progestogen therapy induces histologic and symptomatic remission in majority of women and avoids the morbidity associated with a major surgery. अब जो विदाउट एटीपीआई है उसमें हम हिस्टेक्टमी फर्स्ट लाइन कंसीडर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि जो है वो मेजर सर्जरी है और हम उसको मॉर्बिडिटी से बचाने के लिए हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, बस उसका एनुअल फॉलोअप होगा, ठीक, ठीक है। हिस्टेक्टमी कब इंडिकेटेड है फिर? अगर हम विदाउट एटीपिया वाले को छोड़ देते हैं तो फिर हिस्टेक्टमी कब करते हैं? तो ये इंडिकेशंस आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए।
थ्योरी के लिए भी और टॉक्स के लिए भी, ठीक है। एक तो patient not wanting to preserve their fertility when progression to atypical hyperplasia occur during follow up। अब अगर हम उसको फॉलो अप पर रख रहे हैं और उस दौरान जब फॉलो अप के लिए आ रही है और बायोप्सी ली और वो कन्वर्ट हो गया एटिपिकल हाइपरप्लेजिया में, तब उसकी हिस्टेक्टमी होगी। दूसरा, नो हिस्टोलॉजिकल रिग्रेशन हाइपरप्लेजिया डिस्पाइट 12 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, 12 महीने तक हमने उसको ट्रीटमेंट दी लेकिन रिग्रेशन नहीं हुई, ठीक है। एक के प्रोग्रेशन हो गई उसकी एटिपिया में, दूसरा हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया ही है लेकिन उसका वो रिग्रेस नहीं हुआ, ठीक है। एक तो कन्वर्ट हुआ एटिपिकल हाइपरप्लेजिया में, दूसरा रिग्रेस नहीं हुआ। तीसरा ये है कि रिलैप्स ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट, हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दी और फिर तब खत्म हो गया था, फिर रिलैप्स हो गया, वही विदाउट एटीपीआई ही रहा लेकिन रिलैप्स हो गया, ठीक है। और देयर इज अ परसिस्टेंट ब्लीडिंग सिम्टम्स, हमने ट्रीटमेंट दे दी उसको लेकिन उसके सिम्टम्स वो कम मतलब प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट खत्म हो गई लेकिन उसके सिम्टम्स खत्म नहीं हुए, ठीक है। तब हम हिस्टेक्टमी करेंगे। द वुमेन डिक्लाइन टू अंडरगो एंडोमेट्रियल सर्विलेंस, वो कह रही है डॉक्टर मुझे बार बार मैं चक्कर नहीं लगाऊंगी, मेरा ऐसा मतलब ट्रीटमेंट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कर दे, मेरी जान छुड़ाएं इससे, मैं बार बार फॉलो अप और एंडोमेट्रियल बायोप्सीज नहीं ले सकती। तो इन सूरतों में हम हिस्टेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि पेशेंट को विदाउट एटीपीआई हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपीआई और वो फॉलो अप के लिए नहीं आ सकती हो, तो उसके लिए फर्स्ट लाइन इंडिकेशन और उसकी शी डज नॉट वांट टू प्रिजर्व हर फर्टिलिटी, तो हम उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो डायरेक्ट हिस्टेक्टमी करेंगे, ठीक है। फिर ये प्रोजेस्टेरोन लेवेनोजेस्ट्रिल इनका ऑप्शन ही नहीं देखना, डायरेक्ट हिस्टेक्टमी है, ठीक है। अब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन रिक्वायरिंग सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, अब ये वही बात कि अगर वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, ठीक है, वो आ जाती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपीआर, शुड बी ऑफर्ड बायलैटरल सेल्फिंजोफ्रेक्टमी टुगेदर विद टोटल हिस्टेक्टमी। अब उसमें टीएचबीएसओ हम कर देंगे क्योंकि फिर आगे जाके उसको ओवरीज के कैंसर का रिस्क भी हो सकता है ना, तो दोबारा से तो हम उसकी सर्जरी नहीं करेंगे, तो हम उसके डिसीजन टू रिमूव ओवरी शुड बी इंडिविजुअलाइज, पहले हम इंडिविजुअलाइज करेंगे, ठीक है। और एटलीस्ट हम बायलेटरल सेल्फ इंजेक्ट भी जरूर करेंगे, उफ्रेक्टमी अगर नहीं कर रहे ना तो सेल्फ इंजेक्ट भी जरूर करेंगे हम उसकी, ठीक है। ये बातें याद रखना। अगर क्योंकि इससे भी जो है क्योंकि अगर ओवेरियन कैंसर के अगर आप रिस्क फैक्टर पढ़ेंगी मतलब उसके प्रिवेंटिव फैक्टर पढ़ेंगी ना, उसमें एक प्रिवेंटिव फैक्टर होता है सेल्फ इंजेक्टमी। अगर ओवेरियन कैंसर के अगर आप प्रिवेंटिव फैक्टर देखेंगी ना तो उसमें एक फैक्टर होता है कि उसका प्रिवेंटिव फैक्टर है बायलेटरल सेल्फ इंजेक्टमी। तो ये कह रहे हैं कि अगर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में हम अगर उसकी टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी कर रहे हैं और उफ्रेक्टमी हम ओवरीज को छोड़ भी रहे हैं, तब भी एटलीस्ट बायलेटरल सेल्फ इंजेक्टमी उसका ट्यूब्स रिमूव करने हैं आपको एटलीस्ट, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक अप्रोच, अच्छा लेप्रोस्कोपिकली भी हम एब्डोमिनल टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी कर सकते हैं, ये भी एमसीक्यूज आता है कि मोर प्रेफरेबल कौन सी है, तो लेप्रोस्कोपिक टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी भी प्रेफरेबल है, ठीक है। एंडोमेट्रियल एब्लेयन का किसी सूरत नहीं करनी, चाहे वो हाइपरप्लेजिया एटिपिया हो या विदाउट एटिपिया हो, ठीक है। हाउ शुड एटिपिकल हाइपरप्लेजिया बी मैनेज, हम एटिपिकल हाइपरप्लेजिया की डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होती हिस्टेक्टमी है, इसको हम वो कंजर्वेटिव पर नहीं रखेंगे अनटिल अनलेस उसको फर्टिलिटी विशेष ना हो, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक अप्रोच टू टोटल हिस्टेक्टमी इज प्रेफरेबल, ठीक है। देयर इज नो बेनिफिट फ्रॉम जो है इंट्रा ऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस ऑफ एंडोमेट्रियम, इसको छोड़ दें। अच्छा मतलब लिम्फेडेनेक्टमी नहीं करनी इसमें। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन विद एटिपिकल हाइपरप्लेजिया शुड बी ऑफर्ड बायलैटरल सेल्फिंजोफ्रेक्टमी टुगेदर विद टोटल हिस्टेक्टमी। पोस्ट मेनोपॉजल अगर वुमेन है उसमें भी वही सेम, रिमूव ओवरी शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड और वही सेम बातें वही जो एटिपिया वाली है कि हिस्टेक्टमी करेंगे ओवरीज रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे, वो मैंने बातें सारी समझा दी है। एंडोमेट्रियल हाइपर एब्लेयन तो करनी नहीं है। अच्छा अब एटिपिकल हाइपरप्लेजिया की डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या हुई, हिस्टेक्टमी, कोई वो बाकी कुछ भी नहीं है इसकी। लेकिन जो विदाउट वो एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है लेकिन वो चाहती है कि मेरी फर्टिलिटी विशेज है, तो हिस्टेक्टमी तो नहीं करेंगे ना, अब उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो वुमेन विशिंग to obtain their fertility should be counsel about the risk of underlying malignancy and subsequent progression to endometrial cancer। पहले तो उसको बताएंगे भाई आपको रिस्क है मैलिग्नेंसी का, ठीक है,
और जो है आगे अगर हम छोड़ देंगे तो इसमें ज्यादा रिस्क है। फिर उसको कहेंगे कि प्री ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन शुड एम टू रूल आउट इन्वेसिव एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। हम जरूर उसकी जो है रूल आउट करेंगे कि कहीं इसको इन्वेसिव कार्सिनोमा तो नहीं है, ठीक है, को एग्जिस्टिंग ओवेरियन कैंसर की तो नहीं है कोई, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व करेंगे और इसमें हम उसको रखेंगे मरीना, शुड बी रिकमेंडेड विद द ओरल प्रोजेस्टेरोन एज द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। इसमें फर्स्ट लाइन होगा मरीना हमारा, ओरल भी दे सकते हैं लेकिन मरीना सब। फिर अब उसको क्या कहेंगे, वंस फर्टिलिटी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड हिस्टेक्टमी शुड बी ऑफर्ड इन व्यू ऑफ। जब वो फर्टिलिटी कंप्लीट कर देगी तो हिस्टेक्टमी उसी टाइम कर देंगे हम उसकी। हाउ शुड वुमेन विद एटिपिकल हाइपरप्लेजिया नॉट अंडरगोइंग हिस्टेक्टमी शुड बी फॉलोड अप। अब उसको कैसे करेंगे, अब एक थीम याद कर लें जिसको हम एटिपिया है, ठीक है, जो मतलब विदाउट एटिपिया नहीं, एटिपिया वाला है, और वो हिस्टेक्टमी नहीं करवाना चाहती, वो चाहती है कि मेरे मुझे बच्चे हों। तो अब उसको क्या करेंगे, फॉलो अप कैसे करेंगे उसका, एंडोमेट्रियल सर्विलियंस उसकी होगी, एंडोमेट्रियल बायोप्सीज होंगी। जैसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विथ विदाउट एटिपिया में 6 मंथली हम बायोप्सीज कर रहे थे ना, इसकी होगी 3 मंथली। अगर 2 बायोप्सीज नेगेटिव आ गई तो फिर हम उसको इजाजत देंगे, भाई तुम बच्चा कर सकती हो, लेकिन बच्चा भी कैसे करना है, एआरटी के थ्रू, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ताकि जल्दी वो बच्चे कर ले। और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को भी इन्वॉल्व करना है और असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक यूज करनी है ताकि जल्दी से वो बच्चा कर ले और फिर हम उसकी हिस्टेक्टमी कर दें, ठीक है। HRT and endometrial hyperplasia, systemic estrogen only, HRT should not be used in women with the uterus, ठीक है। HRT एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो तो उसको हम सिस्टमिक एस्ट्रोजन थेरेपी नहीं देते। ऑल वुमेन टेकिंग HRT शुड बी इनकरेज टू रिपोर्ट एनी अनशेड्यूल्ड वजाइनल ब्लीडिंग प्रॉम्प्टली। अगर कोई भी वुमेन जो HRT ले रही है, जब भी उसको इरेगुलर ब्लीडिंग हो वो हमारे पास आ जाए, ठीक है, उसको मतलब रेड फ्लैग साइन बताना है उसको, ठीक है। फिर जो है अच्छा, जो है हाउ शुड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, अब अगर उसको ब्रेस्ट कैंसर भी है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वाली को, तो हम टेमोक्सिफिन, ब्रेस्ट कैंसर में क्या देते हैं, टेमोक्सिफिन, और टेमोक्सिफिन तो फर्दर वो करवाती है हाइपरप्लेजिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो वुमेन टेकिंग टेमोक्सिफिन शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड कैंसर। दे शुड बी इनकरेज टू रिपोर्ट एनी एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग। इसलिए उसको कहेंगे कि टेमोक्सिफिन लेने वालों को कहेंगे कि जब भी आपको इरेगुलर वजाइन एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो तो रिपोर्ट करें हमें, ठीक है। और शुड वुमेन टेमोक्सिफिन बी ट्रीटेड प्रोफाइलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। There is evidence that levonorgestrel intrauterine system prevent polyp formation and that reduce the incidence of endometrial hyperplasia in women with the tamoxifen। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर हम पहले से ही उसको जो प्रोफाइलेक्टिक डोज प्रोजेस्ट्रोजिन ले रही है, टेमोक्सिफिन ले रही है, तो हम उसको पहले से ही प्रोजेस्ट्रोजिन दे दें तो हम उसको बचा सकते हैं, प्रिवेंटिव है इसके लिए। तो नहीं, उसका मतलब हम लेवोनोजेस्ट्रल मरीना रख सकते हैं उसको, ठीक है, मरीना रखते हैं। वो थोड़ा बहुत रिस्क है कि उसका इंसिडेंस उसका कम करती है लेकिन 100% नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिस्क है कि प्रिवेंट कर सकती है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ना करवाए जो टेमोक्सिफेन ले रही है, ठीक है। ये था थ्रू आउट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। अब इनके सिर्फ सक्सेस रिस्क फैक्टर हैं, ईस्ट्रोजन, अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन, इंक्रीज बॉडी मास इंडेक्स, एन ओव्यूलेशन, ओवेरियन ट्यूमर, PCOS और ड्रग इंड्यूस एंडोमेट्रियल स्टिमुलेशन, ठीक है। और इसके टाइप वही, ये सेम है। अच्छा, TVS करेंगे अगर जो मतलब पोस्ट मीनोपाजल है उसका जो वो कट ऑफ वैल्यू है वो 4 mm, 3 mm और 4 mm पर रूलिंग आउट एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है। और जो इसका है CT MRI काम का नहीं होता है इसमें। अच्छा, इसके सक्सेस रेट कहाँ लिखे हुए हैं, ये सेम बात है। अच्छा, जो लेवेनोजेस्टिल इंट्रायूटाइन सिस्टम का मैंने बताया था ना, 84 to 100% सक्सेस रेट है, ठीक है, मरीना का। और ओरल प्रोजेस्टेरोन का 50 to 64% है। ये रिस्क याद, वो ये याद करने हैं इसके सक्सेस रेट, ठीक है, 84 to 100% और 50 to 64% ओरल का। ये बस याद करनी है आपको चीजें। फिर इसका टेबल भी है, वो अगर आप, मैंने जो भी चीजें बताई अगर वो आप,
एक बार बैठ के ये सारी गाइडलाइन आप पढ़ लोगे ना, तो आपको सारी बातें, ये सेम चीजें हैं जो मैंने समझाई है डिटेल में। ये ठीक है, एल्गोरिथम है। मैंने एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया और एटिपिया। एटिपिया का तो डायरेक्ट TH BSO है, लेकिन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इसका एड्रेस, रिस्क फैक्टर, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तीन मतलब ऑब्जर्वेशन, फिर फर्स्ट लाइन मरीना और तीसरा ओरल प्रोजेस्ट्रोजिन। ठीक है, अगर एटिपिकल हाइपरप्लेजिया वालों का डायरेक्ट हिस्टेक्टमी है, अगर नहीं चाह रहे, फर्टिलिटी विशेष है, तो फिर हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। ठीक है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मतलब विदाउट एटीपिया वाले की 6 मंथली बायोप्सीज होंगी, और एटीपिया वाले की 3 मंथली होगी। ठीक है, फिर अब आ जाता है कि रिग्रेशन हो गई, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वाले की रिग्रेशन हो गई, तो चाहती है तो वो 5 ईयरली रख सकती है मरीना को। ओरल प्रोजेस्ट्रोजन स्टॉप आफ्टर 6 मंथ टोटल। और अगर नहीं चाहती, वो हिस्टेक्टमी भी करवा सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें वही हैं, इसका ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। अब अच्छा, डॉक्टर एडम, अब आप अनम्यूट करें।